अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बीते 3 दिनों में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब बारी भारत की है जवाब देने की। जवाब जो करारा हो, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक्शन में है और इसका रिएक्शन क्या होगा इसे सोचकर ही पाकिस्तान बेचैन है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में होगी बात ड्रोन अटैक की। 3 दिन तक लगातार आसमान में एक हमलावर परिंदा उड़ा, हमला भी किया और कोई कुछ कर नहीं पाया। आखिर क्यों, कैसे, क्यों इस तरह का हमला हुआ और क्यों हम कुछ वैसा नहीं कर पाए जैसा हमें करना चाहिए था? हिंदुस्तान के सुरक्षा चक्र को एक तकनीक से कैसे भेदा जा सकता है? क्या इस तकनीक का कोई तोड़ नहीं है? क्या ड्रोन हमले को रोक पाना मुमकिन नहीं है, या फिर यह माना जाए कि आतंकियों का यह नया क्लोन दहशत का नया नमूना है? पर इतना जरूर है कि जो हुआ सो हो गया। अब बारी हिंदुस्तान की है और इसकी तैयारी कैसी है हम बताएंगे। इस पल की खबर भी आपको बताएंगे, क्या लेटेस्ट अपडेट है बताएंगे। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान जिन्हें ड्रोन की ABCD पता है। लेकिन पहले यह बड़ी खबर देख लीजिए। ऑपरेशन परिंदा का हिस्सा था ड्रोन अटैक। सुरक्षा बलों के काफिले पर ड्रोन अटैक की आशंका। पुलवामा की तर्ज पर काफिले को निशाना बनाने की साजिश। हाफिज के घर के पास ब्लास्ट से बौखलाए आतंकी। 25 जून को पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर की थी प्लानिंग। ड्रोन अटैक की प्लानिंग में पाकिस्तान आर्मी के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। भारत पर और भी ड्रोन अटैक करने की साजिश तैयार की गई है। मतलब यह कि पाकिस्तान की आर्मी के ISI की देखरेख में यह प्लानिंग की गई, जिसे अंजाम दिया गया। और अभी इस तरह के कई हमले प्लान किए गए हैं। लिहाजा हिंदुस्तान को न सिर्फ पहले किए हुए हमलों का जवाब देना है, बल्कि आने वाले दिनों का सावधान भी रहना है। पुलवामा की तर्ज पर किसी कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश थी, हालांकि मकसद कामयाब नहीं हुआ। सुमित हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, ये कैसे पता चला और ये कितनी पुख्ता इनपुट है ये? देखिए, निश्चित तौर पर इनपुट कई है दिनेश, और अगर आप देखें कि जिस तरीके से इस पूरे अटैक को अंजाम दिया गया, इनका सीधा टारगेट या तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी या कॉन्वॉयज थे, और इनका मकसद ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। हालांकि ये विफल रहा, ये उस लोकेशन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अपने तरीके का ये पहला अटैक था, जो ये दर्शाता है कि कितने डेस्परेटली ये आतंकी, ये लगातार लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से पुलवामा जैसा या पठानकोट जैसे बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। और लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी इनको शय जो है पाकिस्तान से लगातार मिल रही है। दिनेश, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे परिचय करा दूं, आपके पास में लौटूंगा। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ये इनका बहुत संक्षिप्त परिचय है। अगर आप इनका परिचय थोड़ा सा जान लेना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि फाइटर पायलट हैं। ये MiG-21 से लेकर मिराज तक इन्होंने उड़ाया हुआ है, और इसके अलावा न जाने कितनी सारी डिग्रीज, IOT, IIT, IIM, CAW, CDM, MPhil, PhD, SSNIR, स्काई डाइविंग एंड स्कूबा डाइविंग। आपका दम फूल जाए, इनका परिचय समाप्त नहीं होता, इतनी सारी विशेषताएं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल, जिन्होंने 71 साल की उम्र में शूटिंग चैंपियनशिप के लिए, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। फॉर हिम एज इज जस्ट अ नंबर। अनिल त्रिगुणायत साहब, जिन्होंने खास तौर से इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बहुत काम किया और देश के राजदूत के तौर पर तमाम जगहों पर पोस्टेड रहे। ये क्या नया वॉरफेयर है और क्या अब डिप्लोमेसी के तरीके भी बदलेंगे, इसके बरक्स उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजू काजमी, जो आपको नजर आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान से, और हमारे खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व DGP रहे हैं, जम्मू कश्मीर को अपनी हथेली की तरह क्लियर समझते हैं, जानते हैं। और उन्होंने हाल ही में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि ऑपोजिशन पार्टी को बुलाकर यहां उनसे बात की क्या किया जाना चाहिए चुनावों और डिलिमिटेशन के पहले, तो उन्होंने खत लिखकर धन्यवाद किया और कहा कि यह सही तरीका है और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं उनके पास भी जाऊंगा और सुमित चौधरी के पास पहुंचेंगे इनपुट्स के लिए, लेकिन पहले आप देख लीजिए हुआ क्या था, क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं और जो हुआ वो किस कदर अलार्मिंग है। ड्रोन आतंक का नया क्लोन हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा देख लेना आवश्यक है। आतंकवादी
अभी तक जिन तरीकों को इस्तेमाल करते रहे लोगों के बीच में दहशत फैलाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट एक कंट्री का जो है वहां पर यह दिखाने के लिए कि वो कहीं भी कभी भी उनको परेशान कर सकते हैं, उसमें उन्होंने न जाने क्या क्या यूज किया। आपको याद होगा 9/11 के समय तो उन्होंने जाकर पूरा एक एयरक्राफ्ट मार दिया था बिल्डिंग से, लेकिन अब तरीके बदले। उन्होंने यहां खासतौर से पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। यहां देखिए क्या हुआ है। ड्रोन आतंक का ये नया क्लोन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शनिवार की रात को अचानक कुछ ऐसा हुआ। शनिवार की रात जो भारत की सीमा है पाकिस्तान के साथ, उससे 14 किलोमीटर अंदर हिंदुस्तान में जम्मू के एयरबेस पर पहला ड्रोन 1:27 पर देखा जाता है, दूसरा ड्रोन 1:32 पर देखा जाता है और ड्रोन से आतंकी हमला किया जाता है, एक जवान जख्मी हो जाता है। यह ड्रोन का इस्तेमाल ये इस तरह का पहला हमला था। अभी तक हिंदुस्तान के खिलाफ हमलावर लोगों की तरफ से जो मंसूबे रहे हैं उसमें इस तरह की ये पहली कोशिश थी और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए। अगर ये देखें आप कि ऐसा करने के बाद वो ड्रोन भाग गए, ये कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। पहला ड्रोन, अब उसके बाद हम 27 जून दिखा रहे हैं, शनिवार की रात वाला कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला ड्रोन 11:30 बजे, दूसरा ड्रोन 1:30 पर, मतलब तारीख बदली, सेना ने फायरिंग की, लेकिन ये अंधेरे में गायब हो गए। 27 और 28 जून की जो दरमियानी रात थी उसमें यह वाकया पेश आया। मतलब पहले शनिवार को, फिर रविवार को, और अब सोमवार को क्या हुआ जरा वो भी देखिए। सोमवार को 1:30 तड़के, मतलब भोर की तरफ रात बढ़ी रही थी, से लेकर 4:30 बजे तक क्या हुआ, 3 ड्रोन आए, ड्रोन आकर गायब हो गए। कालूचक मिलिट्री स्टेशन 27-28 जून रविवार रात, रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन कुंजवानी इलाका 29 जून सोमवार रात। ये जो एक के बाद एक ड्रोन्स का अपीयर होना, कई जगहों पर अपीयर होकर गायब हो जाना और एक जगह तो उनकी तरफ से एक्सप्लोजिव भी गिरा देना और उसमें हमारे जवानों का जख्मी भी होना, ये क्यों हुआ होगा? इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, वजहें क्या होंगी? ये तमाम बातें लोगों के दिमाग में इस समय कौंध रही हैं। असल में ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है इस बार आतंकियों की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखें, इसको जरा क्लोज कीजिएगा और जिधर मैं समझा रहा हूं उधर ले जाइएगा। राडार की मदद से इसको पकड़ना बेहद मुश्किल है। सबसे पहली बात जो एरियल अटैक के समय ख्याल रखनी होती है वो इस बात की कि कहीं राडार से पकड़ में तो नहीं आ जाएगा ड्रोन। और क्योंकि ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है, इसका आकार छोटा होता है, कई बार इतना छोटा होता है कि एक बर्ड के तौर पर होता है और रेडार बर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करता अलग से, जाहिर है उतनी छोटी चीज को, लिहाजा रेडार की पकड़ में नहीं आता। पकड़े या मारे जाने का रिस्क नहीं है क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें कोई पायलट नहीं है जो चला रहा हो, इसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, लिहाजा पकड़े या मारे जाने का रिस्क नहीं है। कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, यही खूबी इसकी जो है लो लाइंग, यही खूबी इसको बनाती है, इसलिए इक्विप्ड किए राडार की पकड़ में ना आए। साथ में बेहद सस्ता है, कोई भी खरीद सकता है, कई खिलौनों की दुकान पर आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे माइक्रो से लेकर अगर आप इसके बड़े साइज की तरफ जाएंगे तो अलग अलग साइजेस में उपलब्ध है और कई तो बच्चों के खिलौने के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। दूसरे हमलों की तुलना में, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कीजिएगा, दूसरे हमलों की तुलना में ये किफायती होता है। एक तो आपको बड़ी सुलभता से हासिल हो जाता है, टॉय स्टोर से भी हासिल हो जाएगा, फिर इसको ऑपरेट करते समय आपको रिमोट का इस्तेमाल करना है, खुद जाना नहीं है, रिस्क कम हो जाता है। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मेक वगैरह आप बड़ी आसानी से हटा सकते हैं, इसलिए जब ये हो कि आप करने वाले की तरफ उंगली उठाएं कि तो आपने किया है बड़ी आसानी से, और पाकिस्तान वैसे भी मुकरता रहा है, तो जैसे वो कबूतर उड़ाता रहा है उसी तरह उसने ड्रोन इधर भेजा और बहुत आसानी से ये भी कह देगा ये हमारा ड्रोन नहीं था। अब देखिए ये ड्रोन हमला कैसे नाकाम किया जाएगा, इसके लिए जो कुछ एक थंब रूल्स बताए जाते हैं, जरा उसकी चर्चा हम कर लें, बाकी तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। इसमें कहा यह जाता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसके जरिए इसको उड़ाया जाता है, लिहाजा जो अकॉस्टिक सेंसर्स होते हैं जो ये पकड़ते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, उस सेंसर के जरिए इसको पकड़ा जा सकता है। इसमें इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडार और अकॉस्टिक सेंसर्स इसमें खास तौर से बहुत कामयाब होंगे। इसमें एक मैक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है इसमें, अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया तो एक तरीके से जैसे अगर किसी कंप्यूटर के मामले में आप उसका आईपी एड्रेस पकड़ लेते हैं तो इस बात की संभावना बहुत हो जाती है कि आप उसको हैक कर सकें। इसी तरीके से अगर आपने इसका मैक आईडी पकड़ लिया तो इस बात की संभावना है कि आप इसको स्पॉट और लोकेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और आखिरकार उन तक पहुंच सकें जो इसको
ऑपरेट कर रहे थे और उन पर एक्शन ले सकें जो इसको ऑपरेट कर रहे थे। अब मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं और सबसे पहले ऑगस्टीन साहब, क्योंकि ये मामला उड़ने वाली एक शय से संबंधित है, तो आपके पास ही आना चाहता हूं मैं। ये कितना अलार्मिंग है हिंदुस्तान के लिए? ऑडियो म्यूट है सर आपका, ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लें सर प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। आपने, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आपने पैनलिस्ट की सारी बातें तो कुछ शब्दों में बिल्कुल ही अच्छे से आपने फिरो के बता दिया अपने दर्शकों को। लेकिन मैं वो काम करूंगा जो आपने वर्बली बताया है, उसको मैं जरा फिजिकली दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो माइक्रो ड्रोन कहते हैं, हम हमारे कंपनी में इसको कहते हैं डिस्पोजेबल ड्रोन। इसको देखिएगा सामने, तो ये जो ड्रोन है, ये जो ड्रोन है, इसको ये 8-10 ग्राम के ड्रोन है। एंड इसके सामने जो कैमरा है और 700-800 मीटर का रेंज देता है। अगला ड्रोन पे आते हैं ये वाला जी, ये वाला तो बहुत ही छोटा था सर, वो तो एकदम ही छोटा था, एकदम ही नन्हा। ये थोड़ा बड़ा है उससे। इसको ये तो डिस्पोजेबल ड्रोन हो गया। ये हो गया 44 ग्राम का ड्रोन। इसको जैसे आपने कहा था 2.4 बूस्टर के जरिए अगर जब बेचते हैं तो ये 2-2.5 किलोमीटर तक जाता है। देखिए, यस, वेपन से आके जो मार के चला गया है वो दिखता है, लेकिन जो चीज दिखता नहीं है वो है इंफॉर्मेशन। ड्रोन 3 चीजें करती है। एक है कि ईव्सड्रॉप करता है, आकर के कैमरा लेकर के आता है और आपके गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता है। और ऐसा ड्रोन कितने मात्रा में वो डिप्लॉय किया है, क्या और कहां से हमारा इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, इसके बारे में हमें इल्म है ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका डेटा स्टील कर सकता है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के डेटा हो या फिर कोई भी और डेटा हो, वो स्टील कर सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जानो माल का नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे बम वगैरह से लैस के ये आके अब हमें मार के जा सकता है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हमें दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है, वो है एक है कंट्रोल्ड ड्रोन और एक है ऑटोनोमस ड्रोन। कंट्रोल्ड ड्रोन और ऑटोनोमस ड्रोन में क्या फर्क है, लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं। कंट्रोल ड्रोन में यह है कि आप उस ड्रोन के साथ हमेशा कंट्रोल में रहते हैं और 95% ड्रोन जो है ये कंट्रोल्ड ड्रोन की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, आप उसको ऑफ द शेल्फ कर सकते हैं और इसको ऐसे एक कंट्रोलर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जब आप कंट्रोल कर नहीं रहे हैं तो उस समय वो जिस नियंत्रण में या जिस दिशा में आपने भेजा है उसको उस दिशा में चलते जाता है। और एक समय आता है जब आपको लगता है कि आपको वेपन वगैरह गिराना है, ऐसे कुछ बटन को आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो सर्वो के हिसाब से वो गिर जाता है। लेकिन ये क्या है ऑटोनोमस ड्रोन, और ये है सबसे जो ये 5% ड्रोन जो है ये है ऑटोनोमस ड्रोन। ये जाता है एक जगह से दूसरी जगह और उसके बीच में कहीं ट्रिगर प्रोग्रामिंग इनके ऊपर कर दिया जाता है। और तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के सामने हर एक चीज को रखकर आपने इस टेक्नोलॉजी को, जो बहुत एलियन उन लोगों को समझ में आती है जिनको ये पता चला है पहली बार कि इससे अटैक भी किया जा सकता है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया जा सकता है। आपके पास जो और भी सर मॉडल्स हैं उनके साथ मैं समझूंगा इस बात को। एक बार जल्दी से मैं बाकी मेहमानों के पास होकर आता हूँ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल साहब का रुख करना चाहता हूं। सर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिनकी सिक्योरिटी वैसे ही बहुत हाई होती है, वहां पर करने की हिमाकत? गुस्ताखी माफ हो, पहले जो मेरा आपने इंट्रोडक्शन दिया, शॉटगन शूटिंग मेरी एक हॉबी है, लेकिन मैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रह के रिटायर हुआ हूँ, सॉरी। हाँ, जहां तक आपने ये कहा कि सिक्योरिटी ऑफ इंस्टॉलेशंस, देखिए ये डायमेंशन ये टोटली डिफरेंट है। जितने भी हमारे इंस्टॉलेशंस हैं या जो भी क्रिटिकल एरियाज हैं जो वल्नरेबल है, वो उनके पास ग्राउंड सिक्योरिटी है। ये डायनेमिक जो है जो इस टाइप के अटैक में है वो एयर से है। उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। हालांकि DRDO कह रहा है कि उनके पास में एक सिस्टम है, काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन सिस्टम, जिससे कि वो
ड्रोन को ड्रॉप कर सकेगा। लेकिन ये अभी तक इशू नहीं हुआ। ये खामी है हमारे जो होलिस्टिक सिक्योरिटी होनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन की, हाई वैल्यू टारगेट की, तो उसमें हमारी ये थोड़ी सी इक्लिप्स है, ये खामी है हमें। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्द इस खामी को पूरा करेंगे ताकि कोई भी ड्रोन अटैक हो। ये न्यू सिस्टम ऑफ वॉरफेयर है जिसे मैं पश्तो का कहूंगा, कम खर्च वाला नशी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम डिविडेंड्स। और इसमें डिनाइबिलिटी बिल्कुल इनबिल्ट रहती है, किसने भेजा किसने नहीं भेजा, कोई उसके अंदर को बता नहीं सकता किसने भेजा है, तो इसके अंदर डिनाइबिलिटी रहती है। ये जो आपने कही तो बात सर, ये इक्लिप्स, और आपने ये बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, इक्लिप्स। ये असल में हम ये नहीं कहेंगे कि हम कहीं कमतर हैं, लेकिन हमने अपने आप को वक्त रहते तैयार नहीं किया। क्या ये खामी उजागर हो गई है? अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, सुमित के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले एक अहम खबर बता दूं। जम्मू ड्रोन अटैक के जवाब की बड़ी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए के साथ मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली। पीएम की बैठक में शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वो बैठक से बाहर निकले हैं। एनएसए अजीत डोभाल अभी पीएम आवास में ही मौजूद हैं। तो ये इसी का तकाजा है कि पाकिस्तान में तमाम इंस्टॉलेशंस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ये कह दिया गया है हिंदुस्तान अब कभी भी कुछ भी कर सकता है। उनको मालूम है कि अभी जो नेतृत्व है वो कैसा है, और उन्होंने अगर ये गुस्ताखी की है तो उनको क्या भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब इसको वर्ल्ड वाइड कैसे देखा जा रहा होगा, इसके दूसरे इंप्लीकेशंस क्या हैं, खासतौर से डिप्लोमेटिक। त्रिगुनायत साहब, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले क्विक अपडेट ले लेता हूं सुमित से। सुमित, कुछ बाहर पता चला क्या? हालांकि बहुत गोपनीय ही रहा होगा सब कुछ, लेकिन किस लाइन पर फैसले हो सकते हैं? देखिए, इस मीटिंग से ठीक पहले आज जो सुबह की डेवलपमेंट थी उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री आज लेह के बाद सीधा पहुंचे। उनको एयरफोर्स चीफ की तरफ से, एयरफोर्स के आला अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ किया गया। इसके बाद जो एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है उसकी तरफ से आज रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी दी गई। तो ये दोनों तरफ की जो चीजें थी इनको लेकर एक अपडेट दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें खुद एनएसए भी मौजूद थे। हालांकि रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर दोनों मीटिंग से निकल गए, लेकिन एनएसए प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसके बाद भी रहे। तो ये दर्शाता है कि लगातार क्या कुछ नई स्ट्रैटेजी हो सकती है इसको लेकर, और किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि ये थ्रेट परसेप्शन या फिर ये लगातार अटैक माना जाए कि ये जो कहा जा रहा था कि स्मैश 2000 के संदर्भ में जो चर्चा हो रही थी कि इसको जल्दी प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन जल्द आए, हमारी राइफल्स में, हमारे जवानों की बंदूकों में फिट हो, और वो जल्दी आइडेंटिफाई करे और शूट डाउन करे अगर इस तरीके का कोई यूएवी है। तो क्या ये फैसला लिया गया हो सकता है इसमें? देखिए, वो ऑलरेडी फैसला लिया जा चुका है दिनेश। वो फैसला नेवी के लिए ऑलरेडी लिया जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, चाहे वो डीआरडी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी के खुद अपने जो उनका जो अपने विंग्स हैं जो लगातार ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते रहते हैं ऑफिसर्स, उन्होंने भी कई इक्विपमेंट बनाए थे जिसमें लेजर इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें जैमर्स हैं, और ये सारी चीजों को कितनी जल्दी आप हर कमांड के अंदर, हर इंस्टॉलेशन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, दे सकते हैं। और ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, स्मैश 2000, ये क्या है स्मैश 2000? नेवी ने जिसको अक्वायर कर लिया है, लेकिन बाकी जो हमारे विंग्स हैं वो भी अक्वायर करने वाले हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये तो वैद साहब ही बता पाएंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इनसाइड आउट देखा है। वैद साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले त्रिगुणायत साहब, क्या इंप्लीकेशन है इस घटनाक्रम के? देखिए दिनेश, बात ऐसी है कि टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती रहती है, और टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही करते हैं। और अब हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वेपनाइज हो गई है, तब से सारे देशों में एक बड़ी खतरनाक समस्या आ गई है सबके सामने। तो जो बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, चीन है और टर्की, इसमें सबसे बड़ा एक मुल्क है। और टर्की और चाइना आप जानते हैं दोनों पाकिस्तान के बड़ा ख़ास दोस्त हैं। और टर्की इस वक्त मैं समझता हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है काफ़ी मुल्कों के सामने, और वो उसका हमने नतीजा देखा जब भी आर्मेनिया और अज़रबैजान का वॉर हुआ था। उसमें आर्मेनिया की फोर्सेस जो ट्रेडिशनली लड़ रही थी, और इन्होंने जो वेपन सिस्टम पूरे यूज़ किए थे, और उसमें सरप्राइजिंगली आप मानेंगे कि पाकिस्तान, टर्की और इजराइल, ये तीनों अज़रबैजान के साथ थे। तो हमने ये देखा कि वहाँ के जो ड्रोन सिस्टम्स हैं, इजराइल के भी खास तौर से, उन सब ने वहाँ पे कहर ढा दिया, और इस तरह से आर्मेनिया घुटने टेकने पड़े। दूसरा हमने देखा है कि अभी जो इजराइल हमास का वॉर की बात हुई थी,
तो वो आप पहली बार अगर आप देखेंगे, पहला एक वॉर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लड़ा गया है, Right. कंप्लीटली टोटली फर्स्ट वॉर इन द वर्ल्ड। Right. देन हमने देखा कि हुतीज जो है यमन में, उन्होंने सऊदी अरेबिया की कितना बड़ा नुकसान कर दिया और कितनी दूर जाकर के मार किया है। तो ये एक चीज है जो आगे बढ़ती चली सर, जाएगी। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरे को एक थ्रेट देता है। आपने जो ये बात कही है अभी कि अब साइबर और अब स्पेस वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, वॉरफेयर के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में एसपी वैद साहब, हमारे लिए वो सेंसिटिव एरियाज जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक है, वहां चैलेंजेस हमारे क्या मल्टीफोल्ड हो जाते हैं? जी दिनेश, चैलेंजेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं, और खासकर जो हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, डिफेंस की एस्टैब्लिशमेंट्स हो, डिफेंस एसेट्स हैं, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वीआईपी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाता है। तो ये मल्टीफोल्ड चैलेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे बाकी को पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी इमीडिएटली अभी तो आई नहीं, बहुत सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान जब आर्मी ने सख्ती की बॉर्डर पे, बीएसएफ ने सख्ती की इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी में, तो उनको इनफिल्ट्रेशन में जब दिक्कत आने लगी तो उन्होंने एयर ड्रॉपिंग करने, वेपन्स को एयर ड्रॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो लेकिन इस किस्म का हमला पहली बार हुआ है जो एक आईडी को ड्रॉप किया गया ड्रोन को इस्तेमाल करके। तो एक नया चैलेंज हम सबके सामने है, और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ हमारी फोर्सेस और हमारे साइंटिस्ट मिलकर इसका अच्छा तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिंपल लैंग्वेज नहीं समझता। हमें जो इंसिडेंट जम्मू एयरपोर्ट पे हुआ है उसको इमीडिएटली टॉप प्रायोरिटी में इन्वेस्टिगेट करके पहले ही एस्टैब्लिश करना, क्या कोई अंदर आके टेररिस्ट ग्रुप ने एयरपोर्ट के आसपास आकर ड्रोन का इस्तेमाल करके ऐसा आईडी को ड्रॉप करवाया है, Right. या इसको पार से कंट्रोल करके किया गया, ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है। और अगर ये तो पार रेंज 14 किलोमीटर, ये रेंज अपने आप में कुछ बताती है जो नोन टेक्नोलॉजी है उस संदर्भ में, या इस बारे में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता? ये भी मैं आपसे समझूंगा सर, लेकिन आपने एक बात इंपॉर्टेंट कही कि हमको, हमारी एजेंसीज को, अब एनआई के हाथ में चीजें हैं, बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट करके और उससे जुड़े हुए तथ्य सामने रखना चाहिए। हालांकि ये काम हमने मुंबई हमलों के संदर्भ में भी किया था, डोजियर पर डोजियर दिए थे पाकिस्तान को, लेकिन फिर कार्रवाई क्या होती है? आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रैशनल बातें करती हैं, सीमा के उस पार हैं, और जाहिर है पाकिस्तान में रहती हैं तो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई इनकी बातें हैं, लेकिन फिर भी तथ्यात्मक बातें कहती हैं। और इस बात की भी राहत है मुझको आरजू जी कि आप सीमा के उस पार हैं, आप न्यूज एंकरिंग बहुत अच्छी करती हैं, कंपटीशन टफ दे सकती थी। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ आरजू जी कि ये क्यों ऑपरेशन परिंदा, आप एक तरफ अमन की बातें कर रहे हैं, फाख्ते उड़ाना चाहिए अमन के, तो परिंदा, ऑपरेशन परिंदा अंजाम दिया जा रहा है? नहीं, देखिए सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त कोई भी इस तरह की बात या इस तरह की हरकत करेगा। आप अभी आपके सारे पैनलिस्ट यही बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं पता। दोनों कंट्रीज में, चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों जगह इमोशनल लोग रहते हैं और बगैर किसी बात के एक दूसरे के ऊपर नाम रख देते हैं। पाकिस्तान में भी यही होता है, अगर किसी किस्म का कोई अटैक हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हम सबसे पहले भारत का नाम लेते हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के। और यही चीज़ भारत करता है कि जहाँ कुछ हुआ, पता है नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ किसने भेजा वो ड्रोन, लेकिन 3 दिन हो गए हैं आप लोग मुसलसल पाकिस्तान का नाम लगा रहे हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट करें, आपको पता तो हो। बहुत सी ऐसे मोमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसी तरह से भारत के अंदर, ये जो भारत मामला के है, अगेंस्ट एक बहुत सेकंड से में आपको लोग रोक रहा हूं, मैं आपकी जानकारी में कुछ फैक्ट्स लाना चाहता हूं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ड्रोन्स को इस तरफ भेजने के मामले, वो ड्रग भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, हथियार भेजने के लिए, आईडी भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, या इस बार अटैक के लिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद से 300 बार ड्रोन्स भेजे गए हैं इधर, और वो जो रंगीन कबूतर भेजे जाते हैं वो तो खैर है ही। इसके बाद आप क्या मतलब, इसके बाद भी आप चाहती हैं कि चर्चा ना हो? नहीं, बिल्कुल आप चर्चा करें, लेकिन आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो करें। आप यानी एक ऐसी चीज के ऊपर आप बात कर रहे हैं जिसका आपको खुद कंफर्मेशन नहीं है कि किसने किया है। आपके अपने कश्मीर में जो है, जो वहाँ के लीडर्स हैं,
वो खुश नहीं है। अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी मोदी जी से, उसके बाद बाहर निकल के जो कुछ बातें हुई आपके टीवी चैनल्स पे आप चेक कर सकते हैं। मैं भी इंडियन टीवी चैनल्स देखती रहती हूँ और मुझे मालूम है किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही होती है वहाँ के कश्मीर लोगों की तरफ से। तो बगैर इन्वेस्टिगेशन के और बगैर, आपको पता है इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 22 साल के एक लड़के को पकड़ा गया है जिसके पास से एक्सप्लोजिव भी मिला है और उसने ये बताया है कि ये किस तरीके से हुआ। ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। और बता देता हूं मैं आपको कुछ फैक्ट्स। जम्मू ड्रोन हमले के पीछे लश्कर का हाथ है, ये बात लगभग स्टैब्लिश होती जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सोर्सेज के हवाले से खबर है, पाकिस्तानी ड्रोन का टारगेट था एटीसी टावर और हेलीकॉप्टर। 3 संदिग्धों को जम्मू पुलिस ने अब तक हिरासत में ले लिया है, लेकिन एक से इस मामले में बहुत अहम जानकारी मिली है। और अगर इसके संदर्भ में एक और पर्सपेक्टिव आपके पास आता है तो मामले को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब जब बात यह हुई कि किस दिन हुआ, कैसे अंजाम दिया गया, पहली बार इस तरह का अटैक अंजाम दिया गया, तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि ड्रोन अटैक के पीछे वजह और मकसद क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसके पीछे कौन है और हैंडलर कौन हो सकता है। पहले देखिए कि इसमें वजह क्या है। वजह यह है कि इसको ऑपरेट करना बड़ा आसान है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन यही बात इसके लिए एक लिमिटेशन भी पैदा करती है। वो ये कि बहुत हाई रेंज कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। इसको करीब से ही किसी ने कंट्रोल किया होगा। इसका मतलब कोई घुसपैठिया आया होगा, उसने यहां से चीजें इकट्ठा की होंगी, जैसा हीरानगर वाले मामले में पिछले साल जून में देखा गया था। हीरानगर वाले मामले में 24 किलो का एक बड़ा इसी तरीके का जो यूएवी था उसको मार गिराया गया था और उसको असेंबल किया गया था। तो इस मामले में क्या हुआ होगा, वहां लोकल लेवल पर इस तरह की कोई चीज लेकर असेंबल की गई होगी और फिर यह हुआ होगा कि इससे एक्सप्लोजिव ले जाकर कहीं भी ड्रॉप कराने की क्षमता वाला इसको बनाया गया होगा। और यह भी मुमकिन है कि जम्मू में वो आतंकी पहुंच गया हो, उसके हैंडलर्स बेशक उस पार बैठे हो। मतलब आतंकी का रिमोट कंट्रोल सीमा के उस पार और इधर यूएवी का रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के पास जो जम्मू के आसपास बैठा रहा होगा। सिर्फ दहशत फैलाना, इसका और कोई मकसद नहीं था, वरना इतना लो अल्टीट्यूड धमाके नहीं होते। टारगेटेड अटैक होता अगर प्लान्ड होता और बड़े एक्सप्लोजिव के साथ होता, एक छत में छोटा सा छेद नहीं होता। केवल इसका मकसद यह था कि एक मैसेज दिया जा सके, और मैसेज बहुत हद तक पाकिस्तान में जो हाल में विस्फोट हुए हैं उससे इंडिया कनेक्शन ढूंढा गया होगा और उसके बाद जबरन एक इंपोजिशन के तहत एक मैसेज देने की कोशिश की गई होगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि अब हिंदुस्तान सतर्क है, और हिंदुस्तान अगर सतर्क है तो फिर उनको यह मालूम होना चाहिए कि इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए बेशक, लेकिन काउंटर तो कर ही सकते हैं। अब देखिए, इराक सीरिया का ड्रोन भारत में कैसे पहुंचा, ये एक सवाल उठ रहा है। जम्मू में क्वाड कॉप्टर्स का ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और यह भी पता चल रहा है कि इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल होता था। जैश और लश्कर समेत द रेजिस्टेंस फ्रंट के कनेक्शन इस मामले में मिल रहे हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। चीन के जरिए पाकिस्तान ड्रोन पहुंच सकते हैं या उसके पार्ट पहुंचाए जा सकते हैं। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं विस्फोट के लिए आरडीएक्स के इस्तेमाल का शक है और विस्फोट के सैंपल को जांच के लिए दिल्ली लाया गया है। आईडी डिवाइस में 1.5 किलोग्राम एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया हो सकता है। हालांकि वहां जो डेब्री मिले हैं उसमें कोई भी अभी तक इस तरह का डेब्री नहीं मिला है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या इस ड्रोन को मार गिराए जा सकने में कामयाबी हासिल हुई है या क्या ड्रोन को पटक कर ही एक्सप्लोड किया गया है क्या उस जगह पर। मैं ऑगस्टीन सर का रुख एक बार फिर से करता हूं क्या लेकिन ऑगस्टीन सर मेरे साथ है नहीं। और जसवाल सर आपके पास एक बार फिर से इसमें क्या आप ये मानते हैं कि इसको हमको और पहले प्रीएम्प्ट करना चाहिए था? देखिए, हमारी कांस्टेंट प्लानिंग रहती है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कि जो फ्यूचरिस्टिक थ्रेट किस टाइप का है और उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। क्या हम खुद डेवलप करेंगे या ऑफ द शेल्फ वहां से कोई काउंटर खरीदेंगे। ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। जैसे मैं कह रहा हूं अभी फ्यूचरिस्टिक, ये जो विनोद साहब है, ग्रुप कमांडर विनोद, ये बहुत सक्षम है टेक्निकली इसके अंदर। जो माइक्रो ड्रोन है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। उसमें अगर 1 ग्राम पीईके या 2 ग्राम पीईके अगर फ्लाई किया जाए तो जो अल्ट्रा हाई वैल्यू टारगेट्स है, वीआईपीज है, जैसे 15 अगस्त को आना है, ये है, वो स्ट्रेट अवे कोई भी कहीं से भी उसको स्ट्राइक कर सकता है, बिल्कुल पिन पॉइंट। तो ये जो है इसके खिलाफ हमें पहले से सोचना
चाहिए और हम सोच भी रहे हैं, मुझे पूरी मतलब उम्मीद क्या है। वो जो हमने देखा था ईरान के कुर्द फोर्सेस के कमांडर के संदर्भ में, आप उस तरह का कह रहे हैं कि बड़े लेवल, हाँ वो बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। वो तो खैर बड़ा ड्रोन था, उसकी बात नहीं है। राइट। लेकिन 3-4 चीजें मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, ये जितना भी है, पाकिस्तान इसको किसी भी सूरत में ये पार से नहीं लॉन्च करेगा, क्योंकि सिग्नेचर्स डिटेक्ट हो सकते हैं। वो ये अपना बैकपैक के अंदर आ जाता है ये ड्रोन, यहीं से किसी डोमिनेटिंग हाइट से, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का होता है, वो लाइन ऑफ साइट वाला सिस्टम होता है, उसके साथ उन्होंने उसको ड्रॉप किया है। हो सकता है उसके अंदर जीपीएस था, और जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसके जीपीएस के अंदर ठीक नहीं भरे गए हों, और ये उसका जो रेंज है छोटे क्वाडकॉप्टर का, वो इतना होता है कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर छोटे वाले का, और इसलिए जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए रेंज, आप चॉपर को या क्वाडकॉप्टर को वहीं पे इंपैक्ट कराते हैं, इंपैक्ट से जो बर्स्ट होता है। जहां तक टीएनटी या आरडीएक्स का सवाल है, मैं शुरू से कह रहा हूं, अगर इसकी क्षमता थी 5 से 6 केजी ले जाने की, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो इतना होना था कि उसको किलो कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स में किलो जूल्स, वो टीएनटी से कहीं ज्यादा होते हैं आरडीएक्स की। अगर यहाँ पे 3 केजी का भी अगर आरडीएक्स फायर होता जी, तो बिल्डिंग का छत जो है बिल्कुल वो ढह जाता। ये जो बात कह रहे हैं सर, इसको बहुत ध्यान से सुनने वाली है ये बात। जसवाल साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर वो ट्राई नाइट्रोटोलुइन था या आरडीएक्स था, आरडीएक्स तो और भी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव है, और उससे जो किलो जूल एनर्जी निकलती है, उसमें सिर्फ ये नहीं होना था कि छत का एक हिस्सा उड़ता, बहुत बड़े हिस्से का परखच्चा उड़ सकता था। लेकिन विनोद ऑगस्टीन साहब, ये जिस बात को अभी रेखांकित कर रहे हैं सर, कि ये इसको लेकर सिर्फ वहां की चिंता नहीं है, हमारे जितने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, वो सिविलियन इंस्टॉलेशंस ही क्यों ना हो, वो एयरपोर्ट्स ही क्यों ना हो, अगर इस तरीके से पिन पॉइंट तरीके से ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जा सकता है, तो ये कितनी बड़ी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में तो हर एक ड्रोन रखने वाले और चलाने वाले पर निगाह रखनी पड़ेगी। दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण 2-4 बातें आपने उठाई, और इसका मैं सीधे सीधे जवाब देता हूँ। ये जो एयर पावर जिसको कहते हैं, इसका सबसे बड़ी खूबी है वर्टिकल एनवेलपमेंट। वर्टिकल एनवेलपमेंट का ये मतलब है कि आगे हमारा कोई तैनात है फोर्स, आप उसके ऊपर से जाकर के कर सकते हैं, जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया, और मोदी जी हमेशा इसको हाथ दिखा करके कहते हैं कि हम ऊपर से जाके दे। जो एयर पावर की खूबी ये है कि वर्टिकल एनवेलपमेंट कर सकता है। 9/11 में क्या हुआ, और 9/11 के बाद हमें यूएस ने एक होमलैंड डिफेंस बनाया, और ये जो डिफेंस आप जिसके बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र किया जरूर, ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के खिलाफ ही नहीं है। हाई वैल्यू टारगेट जो है वो सिर्फ एक वीआईपी या वीवीआईपी गवर्नमेंट का नहीं है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी जो है हाई वैल्यू टारगेट है, या कोई कुछ नहीं है। तो इन सब मद्देनजर मैं ये कहूंगा, जनरल रावत ने भी ये बात कही थी कि जो विनोद ऑगस्टीन सर, आप जहां पर हैं वहां कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज इंटरप्टेड पहुंच रही है हम तक, उसको हम सही करवाते हैं सर, आपके पास दोबारा आता हूं मैं। लेकिन ये जो बात आपने कही है, एसपी बैद साहब के पास जाना चाहता हूं। एसपी बैद साहब, अगर एचएनआईज टारगेट हो सकते हैं, अगर बड़े नेता, बड़े लीडर्स, इनको बड़ी आसानी से टारगेट किया जा सकता है ड्रोन के जरिए, तो ये तो ऐसी फिक्र होनी चाहिए थी जिसको सबसे पहले खातिर में लाया जाना चाहिए था। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, और एक बड़ी चिंता है खासकर वीआईपी सिक्योरिटी के संदर्भ में, और जैसे मैंने पहले कहा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के लिए। और सबसे पहले ज़रूरी है एक ड्रोन पॉलिसी कंट्री में इशू होनी चाहिए कि किस किस्म का ड्रोन बिना लाइसेंस के कहाँ नहीं उड़ाया जा सकता। ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता ऐसी पॉलिसी अभी हमारे कंट्री में है। सबसे पहले ये पॉलिसी इशू करके एक टाइट कंट्रोल अंदर की तरफ रखा जाए, बाकी बाहर का चैलेंज को फेस करना, हेड ऑन करना है। मैं अभी आपकी पाकिस्तान से जो बोलने वाली थी, वो कह रही है कि आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की। मैं कहता हूं अगर अंदर भी ग्रुप आया है, वो भी
पाकिस्तान से ही आएगा, इंग्लैंड से तो आएगा नहीं। और वो ग्रुप अंदर इन्फिल्ट्रेट करके अगर इसको असेंबल करके इस्तेमाल करता है तो सब आईएसआई के इशारे पे होता है। वहां पाकिस्तान इसके पीछे नहीं छुप सकता कि टेररिस्ट ने ये किया है। वहां बाकी भी नहीं हिल सकती बिना आईएसआई की अप्रूवल के। तो इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट तो 100% है, चाहे आरजू काज़मी जी से ये जवाब लेना बड़ा आवश्यक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है कि हम और किस पर शक करें। आरजू काज़मी जी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास आता हूं मैं जवाब लेने के लिए। लेकिन जम्मू ड्रोन हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच की जिम्मेदारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की पूरी जानकारी ली है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ड्रोन हमले की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री को दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से भी रक्षा मंत्री ने मुलाकात की और इस बारे में ब्यौरा लिया है। पूरी जानकारी दे दी गई है रक्षा मंत्री को और जाहिर है रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। उसके बाद ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तय कर लिया गया है आने वाले दिनों में क्या किया जाना है। आरजू काज़मी जी, ये असल में मसला ये है कि अगर ये होड़ शुरू हो गई तो ये दोनों ही तरफ के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों तरफ के लिए ही ठीक नहीं होगा। और शक तो खैर होना चाहिए पाकिस्तान को भारत पे और भारत को पाकिस्तान पे। ये चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती कि एक दूसरे के ऊपर शक ना करें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के बीच में टर्म्स बेहतर हों और वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको अभी तक मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ से आया था, किसने किया। किसी बच्चे ने उड़ाया है, जैसे आप कह रहे हैं इस तरह की चीजें बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मंत्री ये कहने लगेंगे कि तालिबान के लोगों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, तालिबान के लोग हमारे यहाँ फला फला जगह पर रहते हैं, अगर ये मिनिस्टर्स कहने लगेंगे वहाँ के, तो ये फिर इसमें क्या शक रह जाएगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को न सिर्फ बढ़ावा दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है और इसमें वहाँ की चुनी हुई सरकार भी मुलव्विस है। फिर इसमें क्या शक रह गया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत इमेच्योर किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। और आप शेख रशीद साहब की बात कर रहे हैं, उनका तो आप कोई स्टेटमेंट भी उठा के देख लें, कभी वो कहते हैं पाव के बम बनाए हैं वो फेंक देंगे। तो उनकी बातों को इतना सीरियसली हम लोग नहीं लेते यहाँ पाकिस्तान में रहकर। लेकिन वो मिनिस्टर है एट द एंड ऑफ द डे, लेना चाहिए। मतलब उस तरह किसके हाथ में है ये भी तो मैटर करता है। नहीं, लेकिन उनके हाथ में ये नहीं है कि वो बम चला सकें या वो किसी को इस तरह से भेज सके। शेख रशीद के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं है। वो सिर्फ एक न्यूज़ में रहने के लिए, सिर्फ एक अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। उनको मीडिया में रहने का शौक है और वो इसी तरह से मीडिया में रह सकते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दें, कोई अक्ल वाली बात। इस बारे में हमारे यहाँ जरा कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जसवाल साहब इस पे तुरंत कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। जसवाल साहब, साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। मोहतरमा आरजू, गुड इवनिंग। देखिए, पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी है टू सपोर्ट टेररिज्म इन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं फौजी हूं, मैंने कई इनकाउंटर्स लड़े हैं, कर्नल का टाइम से लेकर जनरल तक। ऑफ कोर्स हायर रैंक पर तो कंट्रोल किए हैं। डीजीपी वैद है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये खुद इंजर हो चुके हैं टेररिस्ट अटैक के अंदर। ये टेररिस्ट कौन भेज रहा है? पाकिस्तान। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जब इंडिया के अंदर होती है तो एक्सट्रापोलेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये निकलता है कि या तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है थ्रू टेररिस्ट इंडिया के अंदर। पाकिस्तान ये चाहता है कि आजकल हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। ये एक वर्ल्ड को बताना चाहता है। लेकिन जैसे कि बताया गया एंकर से कि डीजीपी वैद के जरिए आईएसआई के हुक्म के बगैर एक मक्खी भी नहीं उड़ती है। और ये एलईटी वाले हैं, क्योंकि हफीज सईद जो एलईटी का फाउंडर था, उसके यहाँ के घर के पास ब्लास्ट हुआ था। ये लाजमी है कि उसने जो है अपने एलईटी ग्रुप को यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया हो और यहां से ही वो हुआ। बिल्कुल। और ये टेररिस्ट आईएसआई की है, ये आईएसआई की है। इसका जवाब लेते हैं जसवाल साहब, इनसे जवाब भी लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर बता दूं आपको, देश भर में एंटी ड्रोन टेक्निक तैनात करने पर जोर दिया जा सकता है। इजराइल से जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम ले सकता है हिंदुस्तान। स्मैश 2000 प्लस की खास ट्रेनिंग ले रही है भारतीय सेना।
तत्काल आधार पर खरीदे जा सकते हैं स्मैश 2000 और ये नेवी के पास ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अब आप आर्मी भी इसको प्रोक्योर कर सकती है। त्रिगुनायत साहब, इसके फौरन बाद ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के फौरन बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा ये इंफॉर्मेशन भी देखिए अभी तक क्या है, क्या किया जा रहा है और अभी जो मौजूदा कहा जा रहा था पॉलिसी के संदर्भ में वो बात कर लेना भी बहुत जरूरी है। डेंजरस ड्रोन, सख्त कानून, कैसे कैसे ड्रोन है उनके लेकर क्या पॉलिसी है अभी तक, जरा वो देखिए। नैनो बहुत छोटे, आपने देखा अभी दिखा रहे थे कैप्टन विनोद, कैसे बहुत छोटे से लेकर माइक्रो, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन, लार्ज ड्रोन, और इसको कैटेगराइज कैसे किया गया है। जो 250 ग्राम से कम होगा, पाव भर से कम, आरजू जी के शब्दों में, वो नैनो, माइक्रो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक वजन, स्मॉल ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम, मीडियम ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक, और 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन का लार्ज ड्रोन। ये इनकी कैटेगरीज हैं लार्जली। अब इसमें क्या है, अभी तक पॉलिसीज क्या है, जरा वो देख लीजिए। भारत में ड्रोन उड़ाने के नियम ये हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स मानना जरूरी है, UAS रूल्स मानना जरूरी है। UAS ऑपरेटर परमिट और लाइसेंस लेना इसके लिए जरूरी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके लिए परमिशन देता है, UAS परमिट और लाइसेंस देता है। माइक्रो ड्रोन के लिए 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने पर पाबंदी है। स्मॉल ड्रोन 120 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना दंडनीय है। सरकारी और रक्षा संस्थानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है। नो फ्लाइंग जोन पर ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी है और इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं। हर ड्रोन के लिए अलग अलग नियम है, जरा ये देख लीजिए। नैनो ड्रोन को किसी लाइसेंस या परमिट की जरूरत नहीं होती है। माइक्रो और स्मॉल ड्रोन के लिए UAS ऑपरेटर परमिट 1 की जरूरत होती है। मीडियम और लार्ज ड्रोन के लिए UAS ऑपरेटर परमिट 2 की जरूरत होती है। ये उससे एक कैटेगरी ऊपर की परमिशन है जो चाहिए होती है। अब अगर ये नहीं लिया जाता तो क्या होता है वो भी जरा देख लीजिए। इसमें किसी लाइसेंस या उसमें एक नियम और जुड़ता है कि एयर ट्रैफिक और एयर डिफेंस कंट्रोल से मंजूरी जरूरी होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज के ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन उड़ाने वाले के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस जरूरी होता है। 18 से ज्यादा और 65 साल से कम उम्र हो, यह भी उसकी शर्तों में शुमार है। लापरवाही होने पर जुर्माना क्या है, अभी तक बगैर लाइसेंस और परमिट के उड़ाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना, और जाहिर है आने वाले दिनों में हम इसमें परिवर्तन देख सकते हैं। अभी तक के लिए ये नियम है, हालांकि इससे ज्यादा लापरवाही होने पर जुर्माना और सजा, इसका प्रावधान भी ज्यादा है। लेकिन जरा जल्दी से मैं इसको समझ लूं। पहले मैं त्रिगुनायत साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर इस इंफॉर्मेशन पर मैं विनोद साहब की टिप्पणी लूंगा। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि सिनेरियो ओवरऑल कितना तब्दील हो रहा है सर, जिस दुनिया में जीने के हम आदी रहे हैं अब उससे कितना बदल गई हैं चीजें। देखिए, दुनिया में जिसके आदी हैं हम, वो तो बहुत तेजी से बदल रही है। अब आप देखिए कि जितना भी हाइब्रिड रख पा रहे हैं उसके साथ सर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि सीधी सी बात, जैसे शुरू में भी दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये थ्रेट एक तरफ से है और कॉस्ट उसको डिफ्लेक्ट करने की या उसको कवर करने की जो है बहुत ज्यादा होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको रोकने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। तो इसलिए जो है कि लोग, सरकारें सोच समझ के करती हैं। दूसरा चीज ये है कि डिफरेंट टाइप के, जैसे अभी आपने बयान किया कि इतने तरह के ड्रोन्स हैं और इनका कितना वो है, अगर वो अंदर से हो रहा है मान लीजिए तो आपको और भी मुश्किल हो जाता है उसको रोक पाना। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ चला जाता है, अगर देखिए आपको पता है कि मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हो रही तो आप हर तरह से तैयार रहेंगे। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान की शय पे यहाँ काम कर रहे हैं या किसी तरह उसको अंजाम देते हैं, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट टाइप का, पहले वो टेररिस्ट को किस तरह हैंडल करना है। सर, क्योंकि इसमें आपने नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र किया और क्योंकि ये बहुत सारे पुर्जे असेंबल करके भी बना लिए जाते हैं, कैप्टन विनोद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इसके लिए जरूरी है कि सख्त पाबंदियां हो या सख्ती से चीजें और बिगड़ेंगी? सख्ती से चीजें और बिगड़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है दिनेश जी। और नॉन स्टेट एक्टर जैसी कोई चीज भारत के खिलाफ पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं करता है। ये सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड ही होते हैं। नॉन स्टेट का मतलब ये है कि वो अपने आप से एक लोन वुल्फ की तरह काम कर रहा है और अपने पैसा लगा करके काम कर रहा है। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास हौसला है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनको कोई उनको प्रशिक्षण देता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी से लेके प्रशिक्षण से लेके सारी चीजें स्टेट स्पॉन्सर्ड ही होती हैं। इसीलिए मैं अर्जुन काज़मी साहब से वो नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात से भी बहुत प्रभावित हूँ सर। मैंने देखा अभी वो ग्रीन कर्टन दिखाई दे रहा है, पहले वहां पर एक ड्रोन दिखाई दे रहा था।
टेक्नोलॉजी के मामले में आप वाकई बहुत एक्सपर्ट हैं सर, लेकिन और वक्त इजाजत देता मैं आपसे लंबी चर्चा करता, ये भी देख रहा हूं मैं ड्रोन आपका। फिलहाल तो यहां पर मैं एक खबर बताते हुए आप सभी मेहमानों से विदा लूंगा। और लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल, आपने नॉर्दर्न कमांड को कमांड करते हुए देश का जो मान बढ़ाया है उसके लिए तो सबसे पहले आपको सलाम है, लेकिन मैं इस जज्बे को सलाम कर रहा था कि 71 की उम्र में आप इतना सटीक निशाना मार रहे हैं कि आप नेशनल चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और ये अहम खबर देख लीजिए, बिहार नेपाल बॉर्डर पर 8 ड्रोन मिलने से हड़कंप है। पूर्वी चंपारण में चेकिंग के दौरान कार से मिले ड्रोन, सशस्त्र सीमा बल ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेपाल से भारत लाए जा रहे थे 8 ड्रोन, पकड़े गए आरोपी ड्रोन का ब्यौरा देने में नाकाम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।